देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ एक सिचुएशन ए डिस्कस की, और वो थी आपके जो रिडीमेबल बॉन्ड्स हैं जिन पर आप क्या कर रहे हो, एनुअल कूपन पेमेंट का, एनुअली आप कूपन पेमेंट दे रहे हो। आइएगा, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। केस बी, केस बी, वैल्यूशन ऑफ redeemable bonds oblique debentures, valuation of redeemable bonds or debentures on which interest payment is other than annual। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। बॉन्ड्स या डिवेंचर्स अभी भी रेडीमेबल ही हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट की पेमेंट फ्रीक्वेंसी है वो अदर देन एनुअल है। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट का पेमेंट एक कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर्स को हाफ ईयरली करती है, या इंटरेस्ट का पेमेंट क्वार्टरली करती है। तो यानी पिछला जो केस था वो था एनुअल पेमेंट का। अब मैं बात कर रहा हूं कि मुझे एक ऐसे बॉन्ड का वैल्यूशन करना है जिस बॉन्ड पर रिडम्पशन तो होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो या तो हाफ ईयरली हो सकता है या क्वार्टरली हो सकता है। तो इसमें लिखो, अंडर दिस सिचुएशन थ्री एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। Three adjustments are required before valuation of bonds। तीन एडजस्टमेंट हमें करने पड़ेंगे बॉन्ड का वैल्यूशन करने से पहले। एडजस्टमेंट नंबर वन, कूपन पेमेंट मस्ट बी पीरियडिक। जो कूपन पेमेंट होगा आपका, वो कूपन पेमेंट क्या होना चाहिए, पीरियडिक होना चाहिए।
आइए, तो पहला एडजस्टमेंट क्या है, कूपन पेमेंट मस्ट बी पीरियडिक, मतलब जो भी मेरा एनुअल इंटरेस्ट बन रहा है, इसको डिवाइड बाय 12 कर दिया तो पर मंथ का पेमेंट आ गया। अब जो मेरी पेमेंट फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनटू पेमेंट। अगर मान लीजिए मेरी जो पेमेंट फ्रीक्वेंसी है वो 6 महीने की है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ कर दूंगा। तो यानी मेरा जो इंटरेस्ट है या कूपन पेमेंट है वो उस पर्टिकुलर पीरियड का आ जाएगा जिस पीरियड में कंपनी की पेमेंट की कंडीशन है। सेकेंड एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2, डिस्काउंट रेट मस्ट बी पीरियडिक। अब आपने अगर अपने पेमेंट को लेस देन एनुअल कर दिया, तो देखिए, एक डिस्काउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जिस तरह का कैश फ्लो होता है उसी तरह की डिस्काउंट रेट होती है। तो अगर मेरा कैश फ्लो पीरियडिक है 6 महीने का या पीरियडिक है 3 महीने का, तो मुझे मेरी डिस्काउंट रेट को भी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पीरियड। तो मैं क्या करूंगा, एनुअल डिस्काउंट रेट डिवाइड बाय 12 इनटू पीरियड। तो इस फॉर्मूले से मेरी जो डिस्काउंट रेट है वो भी क्या हो जाएगी, पीरियडिक कन्वर्ट हो जाएगी। देन हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 3, रिवाइज द मैच्योरिटी पीरियड। द रीजन बीइंग, जब मेरी डिस्काउंट रेट चेंज हो गई, मेरा कूपन पेमेंट हाफ हो गया, तो हर कूपन पेमेंट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बताएगा। तो बॉन्ड वैल्यूशन का रूल ये बोलता है कि आप अपने मैच्योरिटी पीरियड को रिवाइज कर दो। रिवाइज पीरियड बराबर एन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेमेंट्स, एन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेमेंट्स इन अ ईयर। हर एक पेमेंट को एक कंप्लीट ईयर में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। द रीजन बीइंग, आप इसको ऐसे समझो, मान लो मेरा ओरिजिनल पीरियड 5 साल था, लेकिन मैं पेमेंट हाफ ईयरली कर रहा हूं तो पेमेंट 10 बार होगा। तो मैंने हर एक पेमेंट के लिए उस पर्टिकुलर ईयर को चेंज कर दिया, यानी मैंने डिस्काउंट रेट को आधा कर दिया। तो डिस्काउंट रेट अगर आधी हो गई तो ऑटोमेटिकली मुझे उसको मैच करवाने के लिए पीरियड को डबल करना पड़ेगा। इसको ऐसे समझो, मान लो 16% की डिस्काउंट रेट है जो एनुअल होती है, मैंने डिस्काउंट रेट को 8 कर दिया। अब 8% को
16 से मैच करवाने के लिए मुझे 5 साल को क्या करना पड़ेगा, 10 साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज मेरी जो डिस्काउंटिंग है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ये 3 एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यूशन होगा। नाउ अभी प्रैक्टिकली क्वेश्चन से और अच्छा समझ में। वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कूपन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू। लिखो एग्जांपल। फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको दे रखी है ₹1000। कूपन रेट 12%। एन हमारे पास है 5 years। पेमेंट फ्रीक्वेंसी कंपनी ने जो डिसाइड की हुई है वो हाफ ईयरली है। रिडम्पशन वैल्यू है 10% प्रीमियम। रिडम्पशन वैल्यू है 10% प्रीमियम। डिस्काउंट रेट 16%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब आपको बॉन्ड का वैल्यूशन करना है। 16। ठीक है, आओ। पहला एडजस्टमेंट, पीरियोडिक इंटरेस्ट। बताइए पीरियोडिक इंटरेस्ट कैसा होगा। 1000 की फेस वैल्यू पर 12% एनुअल है, तो 120 रुपए का मेरा एनुअल इंटरेस्ट हो गया। डिवाइड बाय 12 × 6, 60 रुपीज आ गया। दूसरा, डिस्काउंट रेट को पर्टिकुलर पीरियड पे ले जाओ कि डिस्काउंट रेट आपकी क्या रहेगी,
अभी आपकी रेट है 16%, जो कि 12 महीने के लिए है, तो 6 महीने की डिस्काउंट रेट मेरे लिए हो गई 8%। रिवाइज्ड पीरियड, टोटल साल 5 थे। अब अगर हाफ ईयरली पेमेंट है तो साल में 2 बार पेमेंट होगा। 5 × 2 यानी 10 ईयर्स। ये मेरे पास मेरा क्या आ गया, रिवाइज्ड पीरियड आ गया। 10 पेमेंट हो गए ना, तो 10 ईयर्स कन्वर्ट हो गए अब। 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है और साल में 2 बार होगा। मैंने डिस्काउंट रेट को आधा कर दिया, तो अगर हर एक पेमेंट पर 8% की डिस्काउंटिंग करूंगा तो टोटल 10 बार डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी मुझे। समझो, 16% की डिस्काउंट रेट 5 साल तक चलनी थी। अब अगर मैंने इस रेट को आधा कर दिया तो मुझे पीरियड को मैच करवाना पड़ेगा, ताकि मेरी डिस्काउंटिंग उतनी ही पीरियड के लिए हो जाए जितना पीरियड अगर 16 से करता तो होता। तो अगर मैं 16 पर 5 साल ले रहा हूं, तो 8% के लिए मुझे पीरियड को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। नाउ अब हमारा वैल्यूएशन का रूल लग जाएगा, जो हम नॉर्मल वैल्यूएशन कर रहे थे। ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और पीवी। 1 से लेके 10 साल तक 60 का कैश फ्लो। 10वें ईयर में प्रीमियम पर रिडम्पशन है 10%, तो यानी मैं 1100 रुपए लौटाऊंगा। नाउ 8% की डिस्काउंट रेट पर 10 साल का क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 1/08, 10, 6.710। देख लेना यही आ रहा है क्या, 10.463, तो 60 × 6.710, 402.6, और 1100 × 509.30। ये लीजिए, ये आपकी बॉन्ड की वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड दे रखा है 1000। कूपन पेमेंट 10%, एंड 5 ईयर्स।
रिडम्शन वैल्यू 50% at the end of Y3 at 10% प्रीमियम। और 50% एट द एंड ऑफ Y5 एट 15% प्रीमियम। पेमेंट फ्रीक्वेंसी हाफ ईयरली। डिस्काउंट रेट 12%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। आपको बॉन्ड का वैल्यूशन करना है। रूल अगेन, मेरे पास जो इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है वो इंटरेस्ट पेमेंट हाफ ईयरली दे रखा है, तो हाफ ईयरली की वजह से अब मुझे वही वापस से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। पीरियडिक कूपन पेमेंट, आइए, 1,000 पे 10%, 1,000 पे 10%। इस बार कूपन पेमेंट अलग हो जाएंगे। द रीजन बीइंग बीच में रिडम्शन भी हो रहा है, तो यानी कूपन पेमेंट को मैं अगर चेंज करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, देखो, 1 से लेके 3 साल तक। 100 डिवाइड बाय 12 × 6, 50 रुपए हो गया हर 6 महीने का। और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ ईयर, अब आप अगर इसमें से 500 रुपए रिडीम्ड कर दोगे तो अगले सालों का इंटरेस्ट पूरे साल भर का बना 50 रुपए, डिवाइड बाय 12 × 6। बोलो, क्या पहला एडजस्टमेंट समझ आ गया? शुरू के 3 साल तक हर 6 महीने में 50 रुपए मिलेंगे। फिर उसके बाद आपने चूंकि 50% बॉन्ड को रिडीम्ड कर दिया, तो अब आपके बॉन्ड बचे 500 के, उसका एनुअल बना 50 रुपए, और सेमी एनुअल कर दूंगा तो 25 रुपए का कूपन पेमेंट आ गया। सेकेंड, पीरियडिक डिस्काउंट रेट, 6% मेरे पास पीरियडिक डिस्काउंट रेट आ गई। रिवाइज्ड पीरियड, अब देखो, चूंकि हाफ है
तो हमारे पास क्या हो गया, 5 × 2 यानी 10, लेकिन बीच में रिडम्पशन है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट रिडम्पशन पीरियड क्या हो गया, 3 साल बाद है, तो 3 × 2 यानी 6 years। 6th ईयर। और सेकंड रिडम्पशन जो होगा वो एट द एंड ऑफ 5th ईयर होगा। तो ड्यू टू द 6 मंथ पीरियड वो मेरा 10th ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ, पहले ये तीनों बात समझ आ गई जो मैंने अमाउंट निकाले, क्योंकि इस बार बीच में रिडम्पशन आ गया था, तो हर एक चीज को बहुत ध्यान से आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है, अब हम अपने बॉन्ड का वैल्यूएशन कर सकते हैं। ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। आ जाओ। सबसे पहले 1 से लेकर 6 साल तक 50 रुपए का कैश फ्लो होगा। 6th ईयर में 500 रुपए का रिडम्पशन 10% प्रीमियम पर करोगे तो 550 रुपए हो गए। 7th से लेकर 10th ईयर तक 25-25 रुपए का कूपन पेमेंट होगा। और 10th ईयर में आप 15% प्रीमियम पर ले रहे हो तो 500 प्लस 15%, 575 रुपए की आपकी रिडम्पशन वैल्यू होगी। डिस्काउंट रेट 6%, 1/1.06, 1 2 3 4 5 और 6। छठे साल की तो आई आपकी 0.705, ये आएगी 4.917। 2.443 आ गई। 558 कर दो मल्टीप्लाई। 4.917 × 50, 245.85। 550 इंटू 0.705, 387.75। 25 इंटू 2.443, 61.075। और 575 इंटू 0.558, 320 पॉइंट। नहीं, ऐसे नहीं होता। डिस्काउंटिंग हर 6 महीने पे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर का कैश फ्लो अगर आपको 6 महीने पर मिल गया तो डिस्काउंट फैक्टर 6 महीने का चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जितने भी डिस्काउंट फैक्टर होते हैं वो एनुअल होते हैं, तो इसलिए मुझे डिस्काउंट रेट को हाफ करके फिर पीवी निकालनी पड़ेगी, तभी मैच करेगा वो। 1015।
क्योंकि कैश फ्लो के अर्न होने के अकॉर्डिंग डिस्काउंट फैक्टर होता है। तो कैश फ्लो की जो अर्निंग हो रही है वो 6 महीने में हो रही है, इसलिए डिस्काउंटिंग मुझे हाफ चाहिए। बताओ, क्लियर ये क्वेश्चन? ये लीजिए, तो ये मेरे पास एक और टॉपिक था कि अगर मेरे पास कोई भी बॉन्ड का वैल्यूशन हो रहा है जिसकी जो पेमेंट फ्रीक्वेंसी है वो अदर देन एनुअल है, तो अदर देन एनुअल में मैं इस तरह से अपने डेटा को काम में लूंगा। आई केस सी, वैल्यूशन ऑफ इररेडीमेबल इररेडीमेबल बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। अब अगर मुझे वैल्यूशन करना है किसका? इररेडीमेबल बॉन्ड्स और डिवेंचर्स का। दीज आर those bond on debentures on which issuing company has to pay interest only, but principal amount refunded unless liquidation। इन बॉन्ड्स पर प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न नहीं किया जाता है जब तक कि कंपनी लिक्विडेशन में ही ना चली जाए। हम तब तक ये मानते हैं कि ऐसे बॉन्ड्स इररिडीमेबल बॉन्ड्स या डिवेंचर होते हैं। हालांकि अब इन इंडिया इस तरह के बॉन्ड इशू नहीं होते, बट एक्चुअली में वैल्यूशन प्रिंसिपल में अभी भी इसका प्रिंसिपल चल रहा है। तो यहां पर तो एक ही कूपन पेमेंट ही आपको केवल मिलेगा। वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। कोई भी बॉन्ड जो कि या कोई भी सिक्योरिटी जो टिल परपीचुटी तक चलती है उसका वैल्यूशन किया जाता है कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। जितने भी टिल परपीचुटी तक के कूपन पेमेंट मिलेंगे उनको अगर मैं डिस्काउंट रेट से डिवाइड कर दूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, उस बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी। ए लिमिटेड इशूड
10% ₹1,000 A Limited issued 10% ₹1,000 irredeemable bonds. Calculate value of bond. आइए, तो देखो इसने क्या बोला है, ए लिमिटेड ने एक 10% कूपन रेट वाले, जिसकी फेस वैल्यू 1,000 है और वो बॉन्ड्स हैं इररेडीमेबल, इन्वेस्टर की डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% दे रखी है, तो बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है, यानी इररेडीमेबल बॉन्ड। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। कूपन पेमेंट आपका 100 हो गया, इन्वेस्टर की रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है 12%, तो 100 डिवाइड बाय 12%, 833.33, ये आपके पास क्या आ गया, बॉन्ड की वैल्यू आ गई। क्लियर, ये है आपका इररेडीमेबल बॉन्ड या डिवेंचर का वैल्यूशन। केस डी, वैल्यूशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। अगर एक कंपनी ने जीरो कूपन बॉन्ड इशू किए हैं तो उनका वैल्यूशन कैसे होगा, दैट इज वैल्यूशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। These are those bonds which are issued. These are those bonds which are issued at discount for a certain period. These are the bonds issued at discount for a certain period after which issuing company, after which
issuing company redeemed these bonds at face value. हैवी डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उस पीरियड के एंड पर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को यानी बॉन्ड होल्डर्स को उनका पैसा एट अ फेस वैल्यू रिडम्पशन के तौर पर दे देती है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इशू, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इशू नो इंटरेस्ट इज टू बी पेड, क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड है, नाम से ही पता लग रहा है जीरो कूपन बॉन्ड. तो नो इंटरेस्ट इज टू बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड of issue. No interest is to be paid to bond holders. बॉन्ड होल्डर्स को क्या नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होगा. तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड. वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू. ठीक है, बॉन्ड की वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, आपकी जो भी, केवल आपको एक ही चीज मिलेगी इस पर, और वो होगी इसकी रिडम्पशन वैल्यू. तो जितनी भी आपकी रिडम्पशन वैल्यू है बस उसका क्या निकाल लोगे, पीवी निकाल लोगे, और वही आपकी क्या बन जाएगी, बॉन्ड की वैल्यू बन जाएगी. ठीक है, लिखे एग्जाम्पल. एक कूपन रेट तो होगी नहीं ना, जीरो कूपन रेट है. जीरो कूपन बॉन्ड में कूपन रेट नहीं होती. अपने को जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलना था वो कंपनी ने डिस्काउंट के तौर पर दे दिया. कंपनी ने इनिशियली हमसे क्या कर लिया, हैवी डिस्काउंट दिया. तो मतलब जो बेनिफिट आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट के फॉर्मेट में, मतलब इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलना था, वो कंपनी ने हैवी डिस्काउंट के रूप में दे दिया बस. तो कोई कूपन रेट तो होती ही नहीं है इस पर.
क्यों नहीं हुई? अर्निंग्स हुई है ना। आपने आज हैवी डिस्काउंट पर खरीदा तो आपने मान लो 700 रुपए दिए, और बाद में आपको 1000 मिल जाएंगे, तो उन 4 महीनों के दौरान आप जो कुछ भी इंटरेस्ट से कमाते, वो 300 रुपए का बेनिफिट कंपनी ने आपको आज ही दे दिया। बिल्कुल हुई है अर्निंग्स तो। हैवी डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो, तो हैवी डिस्काउंट पर आप जो इशू करोगे और लास्ट में आपको फेस वैल्यू मिलेगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा? बेनिफिट का अमाउंट आ जाएगा। ए लिमिटेड इशूड जीरो कूपन बॉन्ड हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 years एंड फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज ₹1000। इस बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो आपकी क्या है? 1000 है। इफ डिस्काउंट रेट इज 10%, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। आपको बॉन्ड का वैल्यूएशन करना है। तो जीरो कूपन बॉन्ड है, अंडरलाइन करना। तो जीरो कूपन बॉन्ड है तो इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं होगा, सीधे सीधे मैच्योरिटी पर 1000 रुपीज की क्या मिल जाएगी? फेस वैल्यू मिल जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्शन वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्शन वैल्यू 1000 इंटू 10% से छठे साल का पीवी फैक्टर 1/1.10, 1 2 3 4 5 6 0.564। ये लीजिए, ये आपके पास बॉन्ड की वैल्यू आ गई। बताइए, क्लियर बिल्कुल? तो ये मेरे पास 4 अलग अलग सिचुएशन थी क्या निकालने के लिए? बॉन्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। एनुअल कूपन पेइंग, अदर देन एनुअल कूपन पेइंग, इररेडीमेबल और जीरो कूपन बॉन्ड। आइए
नेक्स्ट, हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड बॉन्ड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड बॉन्ड्स। देखिएगा, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब कैलकुलेटेड एज पर वैल्यूशन रूल्स, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किए, उससे हम बॉन्ड की एक फेयर वैल्यू निकालते हैं कि भाई हमारे बॉन्ड की जो फेयर वैल्यू है, जो कि आपने वैल्यूशन प्रिंसिपल के आधार पर निकाली, इज डिफरेंट फ्रॉम इफ फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड यानी कैलकुलेटेड एज पर द वैल्यूशन रूल्स इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल प्राइस। प्रिवेल इन मार्केट। अब हमने बॉन्ड की एक फेयर वैल्यू निकाली, और ये जो फेयर वैल्यू है ना, ये मार्केट में उस बॉन्ड की जो एक्चुअल प्राइस कंपनी ने डिसाइड कर रखी है उससे अलग आ गई। फेयर वैल्यू तो वो है जो मैं मैक्सिमम देने को तैयार हूं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि मैं ये जो बॉन्ड का वैल्यूशन कर रहा हूं, ये बॉन्ड का वैल्यूशन इस अजम्पशन पर हो रहा है कि मैं मैक्सिमम ये दे सकता हूं। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि कंपनी भी इतने में इशू कर रही है, तो दोनों वैल्यूशन में डिफरेंस आ जाता है। एक
if fair value of bond is different from the actual price or value prevail in market, comma, investor can take decision about buy, sale, hold by comparing these two values. क्या लिखा वो समझना। देखो, एक बार छोटे से बेसिक एग्जांपल से बात करते हैं। मान लो मैंने मैक्सिमम प्राइस निकाली, मैक्सिमम प्राइस, या इसी को मैं फेयर वैल्यू बोल रहा हूं, इसी को मैं थ्योरेटिकल वैल्यू बोल रहा हूं, ये मैंने कैलकुलेट की है। ठीक है, ये जो मैक्सिमम प्राइस और फेयर वैल्यू मैंने निकाली, मान लो ये बॉन्ड की वैल्यू मेरे पास आई है 985.25, यानी मैं इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए इतना पेमेंट कर सकता हूं, मैं इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए इतना पेमेंट कर सकता हूं। लेकिन जरूरी है क्या कि कंपनी मुझसे इतना ही मांग रही हो? मान लो अब मुझे इशू प्राइस या एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, इशू प्राइस जो कंपनी एक्चुअल में मुझसे मांगना चाहती है वो मेरे पास है 970 रुपए 75 पैसे। बताओ, आप नॉर्मली सोच के बताओ, मैं मैक्सिमम ये देने को एग्री हूं, कंपनी मुझसे केवल इतना मांग रही है, क्या करना चाहिए मुझे? बाय, बस यही मैं टॉपिक बात कर रहा हूं, अंडर वैल्यूशन और ओवर वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड। यानी अगर एक्चुअल वैल्यू लोअर है तो इसका मतलब मेरा बॉन्ड मार्केट में अंडर वैल्यूड है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वैल्यूशन प्रिंसिपल उसकी वर्थ 985 रुपए आ रही है, लेकिन कंपनी कितना मांग रही है? केवल 970 रुपए। तो इसका मतलब ये बॉन्ड अंडर वैल्यूड चल रहा है, इसका वैल्यूशन अंडर वैल्यूड है, और मुझे इमीडिएटली इसको क्या कर लेना चाहिए? बाय कर लेना चाहिए। तो यानी दो रूल बने, दो वैल्यूज को कंपेयर करके हम रूल बना सकते हैं। क्या रूल बनेंगे? लिखो, रूल वन, रूल वन, इफ एक्चुअल बॉन्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन, if actual bond value is greater than fair value of bonds। आ रही है बात समझ में? एक्चुअल मार्केट प्राइस ज्यादा है और फेयर वैल्यू कम आ रही है, bonds are considered as overvalued।
bonds are considered and overvalued and investors should sell the bond. इन्वेस्टर को इमीडिएटली बॉन्ड को बेच देना चाहिए। आप बात समझ पा रहे हो? मैं इसी सिचुएशन को उल्टा कर दूं, फेयर वैल्यू आ रही है 950, आज मार्केट में चल रहा है 980 का, आज मार्केट प्राइस 980 दे रखी है, इशू प्राइस या मार्केट प्राइस, क्या करना चाहिए बताओ? वैल्यूशन तो आ रहा है 950, यानी इसकी वर्थ तो 950 है, लेकिन कंपनी आज यानी मार्केट में आज उसकी वर्थ 980 चल रही है। मैं इमीडिएटली इसको बेचूंगा तो मुझे फायदा होगा, तो मेरी स्ट्रेटेजी बना दूंगा, सिंस बॉन्ड आर ओवर वैल्यूड, इन्वेस्टर्स शुड इमीडिएटली सेल द बॉन्ड्स। क्लियर? रूल नंबर 2, if bond value is less than fair value of bond, अगर एक्चुअल वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज लेस देन फेयर वैल्यू, bonds are considered as undervalued. Bonds are considered at undervalued. And investors should बाय द बॉन्ड। इन्वेस्टर को इस रूल के अकॉर्डिंग बॉन्ड को क्या कर लेना चाहिए? बाय कर लेना चाहिए। रूल 3, if actual bond value is equal to लीजिए, अब अगर मार्केट की एक्चुअल वैल्यू और फेयर वैल्यू अगर दोनों इक्वल हैं, bonds are considered as करेक्टली प्राइस्ड या करेक्टली वैल्यूड। एंड इन्वेस्टर शुड होल्ड द बॉन्ड। ये लीजिए 3 रूल आ गए मेरे पास अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन ऑफ द वैल्यूज।
कि अगर बॉन्ड की वैल्यू और उसकी फेयर वैल्यू, यह ध्यान रखना फेयर वैल्यू पर यहां पर मेरा मतलब है उसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो उसकी मैक्सिमम वर्थ मैं वैल्यूशन प्रिंसिपल से निकाल रहा हूं, उसको मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, फेयर वैल्यू बोल रहा हूं। तो इस आधार पर मैं क्या कर सकता हूं, डिसीजन ले सकता हूं। कई बार नोट, स्ट्रेटजी वैन इन्वेस्टर इज ऑलरेडी होल्ड बॉन्ड्स ऑब्लिक डिवेंचर्स। समझना, अगर उसने बॉन्ड ऑलरेडी हेल्ड कर रखे हैं तो बाय वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊंगा, तो अब स्ट्रेटेजी केवल ये बनती है सेल करूं या होल्ड करूं। बहुत ध्यान से समझना बात को, दो तरह का टॉपिक बात कर रहा हूं। यहां तो मुझे डिसीजन लेना था तो मेरे पास तीन है, ये तो नॉर्मल रूल बनते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन स्ट्रेटेजी को लेकर आता है कि इन्वेस्टर के पास ऑलरेडी बॉन्ड है, तो अब उसे परचेस करने की बात थोड़ी करेगा वो। तो यहां पर जो स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है, सेल वर्सेस होल्ड स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बनेगी सेल वर्सेस होल्ड स्ट्रेटेजी, बाय टर्म हट जाएगी, यानी एक्चुअल बॉन्ड वैल्यू ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। अगर एक्चुअल बॉन्ड वैल्यू किससे ज्यादा है, फेयर वैल्यू से ज्यादा है, सेल स्ट्रेटेजी विल बी फॉलोड, विल बी ऑप्टेड। इन्वेस्टर इमीडिएटली बेचने की बात कर देगा, क्यों, क्योंकि वर्थ तो कम है लेकिन आज उसे उसके ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे, बेचने की बातें करेंगे कि हमें अपने बॉन्ड को क्या कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। और बी, लेस देन और इक्वल टू। अगर एक्चुअल बॉन्ड वैल्यू लेस देन और इक्वल टू फेयर वैल्यू है, यानी वर्थ ज्यादा है, आज मार्केट में सस्ता है, तो भैया सीधी सी बात है अभी तक होल्ड करके रखो। क्योंकि होल्ड करोगे तो जो कैश फ्लो मिलेंगे उसकी पीवी का टोटल आपको ज्यादा मिल जाएगा, यानी आपके पास वर्थ ज्यादा आएगी। आज बेच दोगे तो कम रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसे होल्ड करके रखोगे तो फ्यूचर में आपको जितनी भी कैश फ्लो मिलेंगे उनसे मैंने जब उसका वैल्यूएशन किया तो मुझे वर्थ ज्यादा मिलेगी। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, होल्ड स्ट्रेटेजी विल बी ऑप्टेड, होल्ड स्ट्रेटेजी विल बी ऑप्टेड। तब मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे क्या करना है, इसको होल्ड करके रखना है।
बताइए, ये था कॉन्सेप्ट सेल बाय और होल्ड स्ट्रेटेजी का। या फिर अगर एक बॉन्ड मैंने ऑलरेडी हेल्ड कर रखा है तो सेल वर्सेस, गौरव उसके पास ऑलरेडी है, इन्वेस्टर इज ऑलरेडी होल्ड द बॉन्ड्स। जनरली हमारा जो एक पॉइंट है वो ये होता है कि जब बॉन्ड ऑलरेडी है ना, आपके पास कोई चीज है, तो आप अब डिसीजन लेते हो कि मैं उसको अपने पास ही रोक कर रखूं या उसे बेच दूं। मैं उसको दोबारा खरीदने की तरफ बात नहीं करता। इन जनरल सिचुएशन एक नोट एप्लीकेबल होता है हमारे वैल्यूएशन का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको होल्ड कर रखा है, वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, तो मैं वापस क्यों लूंगा, मैं उसको ही होल्ड करके रखूंगा। बताइए, क्लियर है बिल्कुल ये टॉपिक?